दोस्तों पिछले दिनों आपने एसी फटने की खबरें ज़रूर सुनी होंगी। एक खबर चेन्नई से आई थी कि वहाँ पर एक एसी फट गया और किसी की मौत हो गई, और एक खबर आई थी दिल्ली से सटे हुए नोएडा से, वहाँ पर भी एसी फटने से हादसा हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि एसी फट क्यों रहे हैं? क्या हमारे घर में लगा हुआ एसी भी फट सकता है? दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसको बहुत ध्यान से सुने और अपने चाहने वालों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें या फिर इस जानकारी को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। एसी फटने की खबर कहीं से भी आती है तो दिल दहल जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। और जैसा आपने देखा भी होगा, खबरों में सुना भी होगा, चेन्नई में किसी की जान चली गई, नोएडा में भी अगर आपने फ़ोटोज़ देखी हो तो बहुत बुरा हाल हुआ, उस फ्लैट का आग लग गई। तो ऐसे में आपको एडवाइस मैं सबसे पहले तो ये करूंगा कि आप कोई भी एसी ले रहे हो, बेशक विंडो टाइप ले रहे हो, स्प्लिट टाइप ले रहे हो, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, कोई भी किसी भी तरह का अगर आप कोई एसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप नया एसी लें, नया एसी लें। और दूसरी बात, आप कोई ब्रांड का एसी लें। बेशक अब वो ब्रांड सस्ता हो, महंगा हो, लेकिन आपको एक रजिस्टर्ड ब्रांड का एसी लेना है, क्योंकि जो ब्रांड होते हैं वो गवर्नमेंट की नॉर्म्स के अनुसार ही अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद ही फिर वो मार्केट में उस मॉडल को उतारते हैं। आपको मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि जो एसी आपको बाज़ार में मिलते हैं बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर, जो कि नॉन ब्रांडेड होते हैं, जिनका नाम पता नहीं होता कुछ ब्रांड का, लेकिन वो सस्ते में मिल रहे होते हैं आपको। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं, मैं अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ये है कि आपको 30 या 25 हज़ार में ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर वाले भी एसी मिल जाएंगे। अब पहली बात तो ये है कि हमें क्या पता कि उसके अंदर ड्यूल रोटरी है, सिंगल रोटरी है, या फिर इन्वर्टर कंप्रेसर है भी या नहीं है, और उसके अंदर गैस एक्चुअली कौन सी है, स्टिकर क्या लगा रखा है, कॉइल्स की क्या मतलब डेंसिटी है, कॉपर कॉइल्स जो हैं उसके अंदर वो किस क्वालिटी की हैं, मोटर्स किस क्वालिटी की हैं, पीसीबी किस क्वालिटी की है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है कोई भी एसी लेने से पहले। आप ये सोचिए कि जैसे आपको कुछ ऐप्स हैं, जैसे OLX, फेसबुक वगैरह के ऊपर आपको पोस्ट मिल जाएंगे, इवन कि यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, यहाँ पर आधे से भी कम दाम पे एसी मिलते हैं, ये है वो है। तो जनरल या मित्सुबिशी जैसे ब्रांड के एसी आपको ऑफर कर दिए जाते हैं 25 या 30 हज़ार में, 5 स्टार रेटिंग लेबल के साथ। तो यहाँ पर आप समझ के चलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ धोखा है, वो कोई ओरिजिनल एसी नहीं होते हैं, वो सिर्फ धोखा दिया जाता है। वो कोई और एसी होते हैं या फिर असेंबल हो सकते हैं, या चाइना से लो क्वालिटी के एसी इंपोर्ट किए जाते हैं जिसके ऊपर लेबलिंग कर दी जाती है किसी भी ब्रांड की। और वो कैसे की जाती है इसके ऊपर मेरा वीडियो है, मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा एसी नहीं लेना है सस्ते के चक्कर में, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। तो आप सस्ते के चक्कर में कोई बेकार एसी मत लीजिए, बेशक विंडो हो चाहे स्प्लिट हो, आपको एसी अच्छी क्वालिटी का और अच्छे ब्रांड का लेना है। और सेकंड थिंग, अगर आपको कोई एसी डिस्काउंट पे मिल भी रहा है तो उस मॉडल नंबर को उस कंपनी की हेल्पलाइन पे चेक करवाइए, उसकी वारंटी टर्म्स को चेक करवाइए, सीरियल नंबर चेक करवाइए उसका, उसके बाद ही मतलब उस एसी को आप लीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे कोई आइटम मिल भी रही है। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी काउंटर्स हैं जहां पर आपको सेलर वारंटी मिलती है। सेलर वारंटी का मतलब है कि मैं एसी बेच रहा हूं, वारंटी मैं ही बियर करूंगा, ब्रांड से कोई लेना देना नहीं रहेगा आपको। ऐसे जितने भी एसीज हैं या सेलर हैं उनसे आप बच के रहिए, क्योंकि ब्रांड अगर आपको वारंटी ऑफर नहीं कर रहा तो आप समझ के चलिए कि आप फिर क्लेम नहीं कर पाएंगे वारंटी कभी भी है। और सेलर वारंटी, सेलर तो कभी भी मुकर सकता है, ठीक है। और सबसे पहली बात, आपको अगर कोई प्रोडक्ट कहीं से भी लेना है तो जीएसटी बिल के साथ लेना है, क्योंकि जीएसटी बिल जब आप लेते हैं तो आपके पास पूरा प्रूफ रहता है कि आपने पर्टिकुलर मॉडल किसी ब्रांड का खरीदा है, और वारंटी भी फिर आप उस पर क्लेम कर सकते हो। तो सेलर वारंटी वाले पीस आपको नहीं लेने हैं और ब्रांड वारंटी वाले ही पीस आपको लेने हैं। और बिल्कुल लोकल ब्रांड असेंबल वगैरह एसी आप बिल्कुल मत लीजिए, मेरी तो यही राय है। बाकी आपके ऊपर है, पैसे बहुत ज़्यादा अगर आपको बचाने हैं तो आप कोई सस्ता ब्रांड ले सकते हो, बट यार अपनी जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता, तो इसलिए इस तरह का रिस्क आप बिल्कुल भी मत लीजिए। उसके बाद बात करते हैं, आपके पास अगर विंडो एसी है, स्प्लिट एसी है, तो उसकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सर्विस नहीं कराते हैं, और उनके कंडेंसर कॉइल्स जो होते हैं, कंडेंसर कॉइल जो होता है वो विंडो एसी में पीछे वाला कॉइल होता है जो गर्म रहता है, और आउटडोर स्प्लिट एसीज में आउटडोर में जो कॉइल होता है उसको कहते हैं कंडेंसर कॉइल। तो कंडेंसर कॉइल साफ नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है उनमें। अब जब बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो बेसिकली क्या होता है, उसकी जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, जो फैन होता है वो हीट को बाहर निकाल नहीं पाता है, क्योंकि
वो एक जालीनुमा बनावट में होता है, लेकिन उस जाली में मिट्टी जम जाती है तो वो हवा क्रॉस नहीं हो पाती है और वो ओवरहीट हो जाता है। और ओवरहीट होने से क्या होता है, कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है और कंप्रेसर भी ओवरहीट होने लगता है, और इस चक्कर में कई बार कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। लेकिन अगर कंप्रेसर ट्रिप ना हो और वो रेगुलर चलता ही रहे, तब चांसेस हैं कि आपका एसी ब्लास्ट हो सकता है ओवर हीटिंग के कारण, ओवर प्रेशर के कारण। हो सकता है कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाए, हो सकता है कंडेंसर की जो कॉइल्स हैं वहां पर कहीं पर ब्लास्ट हो जाए, फट जाए वो ओवर प्रेशर की वजह से, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो जाती है गैस। तो ऐसे में कंडेंसर मस्ट बी क्लीन ड्यूरिंग सर्विसिंग। जब भी आपके घर में कोई सर्विस करने आए तो आपको आउटडोर का कॉइल जरूर साफ कराना है, प्रेशर पंप से या फिर पानी मारकर, जैसे भी, मतलब आउटडोर का जो कंडेंसर कॉइल है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए, ताकि आपके कंप्रेसर का हेड हाई ना हो, वो ओवर हीट ना हो, ओवर प्रेशर में ना जाए। तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, एंड दैट इज वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज ड्रॉप रहता है, सर्ज रहता है, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर यूज़ करना चाहिए अपने एसी के साथ। वैसे तो आपको हमेशा एक वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर वोल्टेज को स्टेबलाइज तो करता ही है, साथ में उसमें हाई लो कट ऑफ भी लगा होता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाए या सर्ज हो जाए तो वो एसी की सप्लाई को काट देता है। तो ऐसे में आपका एसी सेफ रहता है, पीसीबी वगैरह जो है सेफ रहती हैं, एसी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो सेफ रहते हैं। तो आपको अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर आपके एसी के साथ ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम स्टेबलाइजर नहीं यूज़ करते हैं तब कई बार वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, सर्ज हो जाता है, और फ्रीक्वेंटली जब ऐसा होता है तो पीसीबी के ऊपर असर हो सकता है, पीसीबी ओवरहीट हो सकती है, जिसके कारण जो वायर्स हैं, केबल्स हैं, वो ओवरहीट हो सकती हैं और उनमें आग लग सकती है, जिससे मोटर्स तक आग पहुंच सकती है और ब्लास्ट हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से भी ब्लास्ट हो जाते हैं, आग लग जाती है। तो ऐसे में आपको एक स्टेबलाइजर फॉर ए सेफ्टी पॉइंट यूज़ ज़रूर करना चाहिए अपने एसी के साथ, ताकि उसको एक प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई मिले, और अगर फ्लक्चुएशन हो रही है तो वोल्टेज सप्लाई को वो कट कर दे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो भी सप्लाई से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपके यहाँ पर एसी कोई लग रहा है या आप उसके लिए कोई वायरिंग वगैरह करा रहे हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी का एमसीबी लेके आना है, केबल लेके आनी है, प्लग, सॉकेट, जो भी कुछ आप मतलब लगवा रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। कोई भी लोकल सा प्लग मत ले आइए, कोई भी लोकल सा एमसीबी वगैरह मत लेके आइए, हमेशा ब्रांडेड लीजिए। एक ही बार तो आपको पैसे खर्चने हैं, कौन सा बार बार वहाँ पर स्पेंड हो रहा है। चलो यार 100 रुपये का आएगा, 200 का आएगा, 300 का आ जाएगा। अच्छे ब्रांड का एमसीबी वगैरह आप लेके आइए, जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, रेटिंग्स अच्छी हो, ताकि आपके जो एसी का लोड है वो ठीक से वो उठा सके। अगर आप अच्छी क्वालिटी की केबल या फिर प्लग वगैरह यूज़ नहीं करेंगे तो वो ओवर हीट हो जाते हैं जब लोड ज़्यादा पड़ता है। ओवर हीट होने से ही सारी प्रॉब्लम होती हैं। ओवर हीट होने से शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है एसी को। उसके बाद एक और बात बहुत ही ध्यान में आपको रखनी है, किसी भी टाइप की कोई एक्सटेंशन कॉर्ड आप यूज़ ना करें एसी चलाने के लिए। हाँ, आपके पास कोई ऐसी एक्सटेंशन कॉर्ड है जो आपने मैनुअली बनाई है अच्छी वायर या केबल के साथ, जो कि मतलब अच्छी केबल आपने यूज़ करी है, अच्छे प्लग उसमें यूज़ करा है, तो आप उसको ज़रूर यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन बाज़ार में मिलने वाली जो एक्सटेंशन कॉर्ड्स होती हैं जिसमें मल्टीपल सॉकेट्स होते हैं, उसको आप कभी मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लोड चलाने के लिए नहीं डिज़ाइन की जाती हैं। वो जल सकती हैं, वो ओवर हीट हो सकती हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सारे जलने के और ब्लास्ट वगैरह होने के रीज़न है, ये ओवर हीट से जुड़े हुए सारे रीज़न होते हैं। तो ऐसे में कोई भी ऐसा चांस मत लीजिए जिसके कारण ओवर हीटिंग हो, बेशक केबल्स में या फिर कंप्रेसर में। अब एक और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है एसी के अंदर यूज़ होने वाला रेफ्रिजरेंट। अगर आपके यहाँ पर गैस चार्जिंग हो रही है, गैस लीक हो गई, आप दोबारा से गैस आप रिफिल करवा रहे हो, तो मेक श्योर आपके एसी में जो ब्रांड की तरफ से गैस आई थी वही गैस आप उसमें दोबारा से रिफिल करवाएं। कई बार क्या होता है कि रॉन्ग गैस रिफिल हो जाती है, जिसकी वजह से एसी फट जाते हैं, क्योंकि जितने भी कंप्रेसर्स होते हैं, कोई कंप्रेसर R22 के लिए डिज़ाइन है तो उसके अंदर R22 ही जाएगी, 32 के लिए है तो 32 ही जाएगी, 410A के लिए है। तो इस तरह से जिस भी गैस के लिए कंप्रेसर को डिज़ाइन किया गया है उतने ही अमाउंट में गैस जाएगी उसमें, और उसी गैस टाइप के लिए वो डिज़ाइंड है, और उसी हिसाब से वो फिर कूलिंग करेगा और कंप्रेशन करेगा। अगर हम उसमें दूसरे टाइप का
गैस डाल देंगे तो कंप्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगा या फिर ओवर कंप्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग हो सकती है, ओवर प्रेशर हो सकता है और कंप्रेसर फट सकता है, कॉइल्स फट सकती हैं, हादसा बहुत बड़ा हो सकता है। तो ऐसे में जो गैस टाइप है उसके ऊपर हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आपके एसी में गैस रिफिल हो रही हो तो आपकी ड्यूटी है कि उसमें उसी गैस को भराया जाए या भरा जाए जो उस एसी में डलकर आई थी ब्रांड की तरफ से। कहीं गलती से दूसरा गैस टाइप अगर उसमें डल गया तो हादसा हो सकता है। और ऐसा कई बार हो जाता है, कई बार गैस की अनअवेलेबिलिटी होती है, कई बार ऐसा है कि R22 गैस जो है वो अब मिलती नहीं है कुछ एरियाज़ में या बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, तो कुछ लोग दूसरी गैस डालने का एडवाइस कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करवाना है क्योंकि उससे फिर हादसा हो सकता है, क्योंकि हर गैस का प्रेशर अलग अलग होता है, हर गैस की कूलिंग करने की क्षमता अलग है, कंप्रेशन पैदा करने की उसकी क्षमता अलग है, हर गैस का तापमान अलग है, हर चीज़ें मतलब अलग अलग है सभी गैसेस की। जैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कोई O है, A है, आपस में एक दूसरे में नहीं डाल सकते हम, उसी ब्लड ग्रुप को ढूंढा जाता है जिस ब्लड ग्रुप को मतलब हमें चाहिए होता है। तो वो ऐसे ही आप समझ लो, एग्जांपल के लिए मैंने बताया है कि जिस गैस का कंप्रेसर है उस वही गैस उसमें डलेगी, अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ब्लास्ट ही होगा, कई बार ऐसा होगा कि कूलिंग नहीं मिल रही है आपको, कई बार कुछ ऐसा होगा कि वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करने लग गया है आपका एसी। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो इन सभी से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस रेफ्रिजरेंट का यूज़ उसमें ब्रांड ने किया था उसी रेफ्रिजरेंट को बार बार उसमें रिफ़िल कराया जाए जब भी ज़रूरत पड़ती है या गैस लीक होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको अगर आप कंसीडर करेंगे या फिर इनको ध्यान में रखते हुए अपने एसी को चलाएंगे तो कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आपके पास नहीं आएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 20-20, 25-25 साल से एसी चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उनका जो सीक्रेट है वो यही है कि वो टाइम टू टाइम एसी की सर्विसिंग कराते हैं और जब उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो प्रॉपरली वही पार्ट्स या फिर उसी टाइप की गैस वगैरह उसमें डलवाई जाती है जो उसमें ब्रांड की तरफ से आती है।